बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बात हो रही है हमारी। तो हमारी कोशिश है कि रेशो की जितनी बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको सीख लिया जाए। तो सबसे पहले जो वो बात करता है जी, वो ये करता है कि हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 था। अगर पीछे देख लिया जाए तो हमने क्वेश्चन 6 कर लिए हुए हैं पिछली वीडियो के अंदर। तो वो क्या कहता है जी, 2:7 प्रपोर्शन है जी क्वेश्चन मार्क 49। हमने क्वेश्चन मार्क का आंसर करना है। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने ये चीज़ देख भी ली थी, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने ये चीज़ देख ली थी क्या कि रेशो जो है ये किस में जाती है, फ्रैक्शन के अंदर चली जाती है। ये रेशो भी फ्रैक्शन के अंदर चली जाती है। ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनल पढ़ा जाता है जिसमें 4 डॉट्स होते हैं। ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनल है ना, ये किस चीज़ में चेंज होता है। कहता है मैथमेटिक्स में ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है मेरे पास, ये चेंज होगा किसके अंदर, साइन ऑफ इक्वालिटी के अंदर। ठीक है, ये वाला साइन जो है वो किस में चेंज होगा, साइन ऑफ इक्वालिटी के अंदर। बाकी ये उसी तरीके से है क्या कि ये इसको फ्रैक्शन में ले जाऊंगा 2/7 और क्वेश्चन मार्क की जगह मैं लिख लूँगा x/49। तो ये मेरे पास अब क्या हो जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सिंपली मैं क्या कर लूँगा, सॉल्व कर लूँगा। किस तरीके से सॉल्व कर लूँगा, ये 49 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 49 इधर आगे मल्टीप्लाई हुआ तो 2/7 और x का मेरे पास आंसर निकल आएगा। किस तरीके से निकल आएगा, 7 49 से कैंसिल होगा तो 7 बच जाएगा। तो 7 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 14, ये मेरे पास आंसर निकल आया। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारा जो सिलेबस है CSS PMS या ख़ुसूसी तौर पर जनरल एबिलिटी की अगर बात कर ली जाए तो वो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन लाजमी कर देता है। मीन डैट के मैंने आपको कहा था कि जौन सा टॉपिक, जौन सा मेथड, जो चीज़ आप सीखेंगे उसमें आपको क्या करना होगा कि उसकी डेफिनेशन लाजमी आपको याद करनी पड़ेगी। डेफिनेशन आपको याद करने का फ़ायदा क्या होगा, एक तो आपको मेथड अच्छे से आ जाएगा, टॉपिक आपको क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ें मेमोराइज़ करने में आसानी हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो हमसे क्वेश्चनिंग कर लेता है कि आपने प्रपोर्शन पढ़ी है तो प्रपोर्शन होती क्या है, आप क्या कहेंगे कि प्रपोर्शन जो है वो साइन ऑफ इक्वालिटी में चेंज हो जाता है। नहीं, प्रपोर्शन की प्रॉपर डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है, वो कहता है कि व्हेन 2 रेशियोज आर सेम, वो क्या कहता है, व्हेन 2 रेशियोज आर सेम सो दे आर इन प्रोपोर्शन। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का आंसर निकला था 14। मैं इसको यहाँ पे 14 को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ ताकि आपको ये बात मैं समझा सकूँ। कहता है व्हेन 2 रेशियोज आर सेम सो दे आर इन प्रोपोर्शन। रेशियो में मैंने आपको कहा था कि रेशियो जो होती है वो ऑलवेज इन इट्स लोवेस्ट टर्म होती है। यानी कि अगर कोई भी वैल्यू, ये वाली रेशो अगर मैं देखूँ ये लोवेस्ट टर्म में नहीं है, तो अगर मैं इनको सिंप्लीफाई करूँ तो ये होती हैं। तो इसका मतलब है ये इसका भी फाइनल आंसर नहीं है रेशो में, इसको सिंप्लीफाई करके आंसर दिया जा सकता है, ऐसे ही है। तो ये फाइनल आंसर है। वो कहता है प्रोपोर्शन की डेफिनेशन में कि व्हेन 2 रेशियोज आर सेम सो दे आर इन प्रोपोर्शन। किस तरीके से सेम हो, सेम इस तरीके से हो कि उनको जब सोल्व किया जाए लोवेस्ट टर्म में जो उनका आंसर आए वो आंसर दोनों का सेम आए। ठीक है, जैसे ये 2:7 है, ये मेरे पास लोवेस्ट टर्म है, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रही। लेकिन जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये भी 7 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं। 7 2 14, 7 7 49। तो ये 2:7 ये लोवेस्ट टर्म में मुझे क्या दे रही है, आंसर दे रही है। तो इसका मतलब ये भी आंसर सेम ही दे रही है। तो दोनों का आंसर सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों रेशियोज जो हैं वो सेम है। तो इनके दरमियान में क्या है, वो कहते हैं प्रोपोर्शन पाई जाती है। और प्रोपोर्शन को हम जो क्या कह रहे हैं कि ये किस में जाती है, इक्वल में जाती है। यही कह रहे हैं ना, प्रोपोर्शन किस में जाती है, इक्वल में जाती है। तो इसी की दूसरी डेफिनेशन ये भी कर देता है कि व्हेन 2 रेशियोज आर इक्वल सो दे आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, इसी की दूसरी डेफिनेशन वो ये भी कर देता है कि व्हेन 2 रेशियोज आर इक्वल सो दे आर इन प्रोपोर्शन। क्यों, प्रोपोर्शन तो इक्वालिटी में ही जा रही है। क्लियर है। तो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को सोल्व करने के डिफरेंट मेथड भी हैं। एक इसका मैंने आपको बता दिया हुआ सोल्व करके। दूसरा इसमें एक सिंपल फार्मूला यूज़ होता है। वो फार्मूला क्या होता है जी,
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन क्या होता है, ये दोनों वैल्यूज जो सेंटर में आ रही है इनको वो पढ़ता है ये मीन वैल्यू है, और ये जो एंड वैल्यूज हैं इनको वो कहता है ये एक्सट्रीम वैल्यूज हैं। ठीक है, तो आपके पास दोनों मेथड हैं कि इसको फ्रैक्शन में लेके जाओ, इक्वल में लेके जाओ, फ्रैक्शन में लेके जाओ, सिंपल इक्वेशन बन जाएगी, मैथमेटिक्स की मदद से सॉल्व कर लो, या आप इस फार्मूले की मदद से सॉल्व कर लो। यहाँ पे मेरे पास x था, तो अगर मैं इसकी जगह दोबारा x रखूँ और सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो आंसर मेरा क्या आएगा, सेम ही आएगा। क्या आएगा, 7x, और ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा एक्सट्रीम के लिहाज से, तो ये मेरे पास क्या है जी, 2 × 49। 7 उधर जाके डिवाइड होगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 × 49 डिवाइडेड बाय 7। बात वही आएगी, चाहे कान इधर से पकड़ लो चाहे कान उधर से पकड़ लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। दोनों मेथड मैंने आपको इसलिए बता दिए हैं कि जौन सा आपको इजी लगे आप उसको फॉलो कर लो। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना वो कंटिन्यूड प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन को भी हम पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं वो क्या है। ठीक है, जब हमने रेशो पढ़ी थी, हमने ये जब दो रेशोस पढ़ी थी, हमने क्या कहा था कि ये एक दूसरे का कंपैरिजन कर रही हैं दोनों क्वांटिटी, यानी कि ए का रिलेशन बी के साथ है, ऐसे ही हम पढ़ रहे थे। अब ए का रिलेशन अगर बी के साथ है तो कंटिन्यूटी में क्या आ जाएगी, कंटिन्यूटी में क्या होगा कि ये वैल्यूज सोन चलती जाएंगी। वो कहेगा ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, सी का रिलेशन डी से है, डी का रिलेशन ई से है, इस तरह सोन मेरे पास बात चलती जाएगी। तो वो कहते हैं इस तरह की अगर हमारे पास कोई फॉर्म आ जाती है जैसे वो क्या कहता है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। अच्छा, इसके दरमियान में जो क्वेश्चंस आ जाते हैं कंटिन्यूड प्रपोर्शन के, वो इस तरीके से आ जाते हैं कि वो कहता है कि मेरे पास है A/B, इसकी वैल्यू है 5/9, ठीक है, और दूसरी मेरे पास है B/C, इसकी वैल्यू है मेरे पास 4/7। तो मैंने क्या बताना है, वो कहता है कि आपने बताना है A/B/C। आपने क्या बताना है, A/B/C। तो A/B/C पड़ी हुई है, सिंपल हम लिख भी तो सकते हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखो प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब A का रिलेशन B के साथ है तो B की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 9, ऐसे ही है। और इसी तरह जब B का रिलेशन C के साथ है तो B की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, 4। यानी कि अगर मैं कहूँ कि B की वैल्यू दोनों रिलेशंस के अंदर चेंज है, तो ऐसी बात नहीं है कि एक दफ़ा B मेरे पास 9 आ रहा है, एक दफ़ा B 4 आ रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है अगर डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंट आ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है कि जब B की वैल्यू 4 है तो C 7 है, इतना तो मुझे पता है, लेकिन जब B की वैल्यू 4 है तो A कितना है मुझे नहीं पता। उससे क्या हुआ कि B के अंदर डिसकंटिन्यूटी आ गई, और B के अंदर डिसकंटिन्यूटी आने की वजह से अब मैं A और C के दरमियान में रिलेशन नहीं बता सकता। A और C के दरमियान में अब रिलेशन नहीं बता सकता क्योंकि A और C B की वजह से डिसकंटिन्यूटी में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि जब B 9 है तो A 5 है, लेकिन जब B 9 है तो C कितना है मुझे नहीं पता। तो A और C का रिलेशन जो है ना डिस्कनेक्ट हो गया इस वजह से। तो अब इनके अंदर कंटिन्यूटी लाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक मेथड है कि हम B की वैल्यू को सेम बना लेते हैं। अगर दोनों जगह पे B की वैल्यू सेम होती फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होनी थी, ऐसे ही है ना। तो हम क्या करते हैं, B की वैल्यू सेम बना लेते हैं। B की वैल्यू सेम बनाने के लिए जी मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ। मेथड इसका किस तरीके से आता है जी, 5/9 और 4/7, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, B की वैल्यू को सेम बना लेता हूँ। अच्छा, B की वैल्यू जब मैं सेम बनाता हूँ तो क्या करना होता है हमने
कि जिन वैल्यूज़ को सेम बनाना होता है मैथमेटिक्स में उनको क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जिन दो वैल्यूज़ को सेम बनाना होता है उनको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो मैंने 9 और 4 को सेम बनाना है तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो मैंने इस तरह से लाइन बना दी कि इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। और पीछे मैंने आपको बताया था कि रेशो की रूल है कि अगर मैं रेशो की किसी एक वैल्यू से कोई चीज़ मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे दूसरी वैल्यू से भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखें इस 9 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 4। अगर इसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके साथ भी 4 मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही है। तो मैं एक लाइन इधर बना देता हूँ। अब मैं नीचे वाली रेशो को ऑब्जर्व करूँ तो नीचे वाली रेशो में इस 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 9। अगर इस रेशो में 4 के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 9। तो फिर एक एरो मैं यूं बना देता हूँ, ठीक है। ये मेथड है, ये कंसेप्ट मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपका ये क्वेश्चन दोबारा गलत ना हो। अच्छा, सम टाइम वो क्या करता है कि डिसकंटिन्यूटी इधर और इधर रख देता है। आपने बस ये रिमेंबर रखना है कि जोन सी वैल्यू में डिसकंटिन्यूटी है उसको सेंटर में लिखना है। चाहे अगर ए में डिसकंटिन्यूटी है तो मैं इसको लिखता बी रेशो ए रेशो सी, ठीक है। तो उसके अंदर जो सेंटर में आएगी ना तो फिर इसी तरह एरो बना के आप उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 4 से मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा, 20। 9 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 36। और 9 7 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 63। मज़ीद ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं किसी सेम टेबल पे कैंसिल नहीं हो रही, तो ये मेरे पास फाइनल आंसर है। अब मैं यहाँ पे ए और सी के दरमियान रिलेशन बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जब बी की वैल्यू 36 है तो ए 20 है, सी 63 है। अब इनके दरमियान में कंटिन्यूटी आ गई है, समझ आ गई है जी। चलो इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसको ट्राई करें ज़रा। क्वेश्चन वो करता है जी कि ए रेशो बी है, वो है जी 8:15। बी रेशो सी है मेरे पास, वो है 5:8। और सी रेशो डी है, वो है 4:5, ठीक है। उसने जो क्वेश्चन किया वो कहते हैं जी ए रेशो डी है, इसका आंसर आपने बताना है। ए रेशो डी का आंसर बताना है। लेकिन जी ए से डी तक जाने में 2 दफ़ा डिसकंटिन्यूटी है, एक बी की डिसकंटिन्यूटी है, एक सी की डिसकंटिन्यूटी है। तो दोनों के अंदर कंटिन्यूटी लेके आनी है। ट्राई करें ज़रा, इसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करो। जी जी, हिंट दे देता हूँ। हिंट मैं आपको ये दे देता हूँ कि इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि आपको 3 की कंटिन्यूटी बनानी आ गई हुई है, तो आप पहले इन तीनों की कंटिन्यूटी बना लें। किस तरीके से, ए रेशो बी रेशो सी, इनकी आप कंटिन्यूटी ले आए। क्या जी, 8 15 5 और 8, ठीक है। पहले आप इनको सोल्व कर लें। पहले ए बी सी की कंटिन्यूटी बना लेना, क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। सिंपल सा है कि इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको कर दो, इनको कर दो। तो 8 5 40, 15 5 75 और 15 8 मेरे पास क्या आ जाएगा, अब तीनों लोवेस्ट टर्म में जा रही हैं। किस तरीके से, तीनों 5 के टेबल पे सिंप्लीफाई हो रही हैं। तो एट अ टाइम सिंप्लीफाई करना होता है, तो तीनों को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। तो 5 8 40, 5 15 75 और 5 2 10 24, ठीक है। अब ये ए बी सी के अंदर कंटिन्यूटी आ गई, लेकिन सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, 24। कंटिन्यूटी के बावजूद सी की वैल्यू यहाँ पे डिफर कर रही है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, इसमें अब बी तक कंटिन्यूटी ले जाऊंगा। ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। तो इसकी वैल्यू निकली थी मेरे पास 8 15 24।
अब C की वैल्यू मेरे पास है वो नीचे आ जाएगी 4:5। अब इनके दरमियान कंटिन्यूटी बना लें। कंटिन्यूटी में क्या करेंगे, 24 और 4 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब 24 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 4। तो 4 अगर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर इससे भी होगा, इससे भी होगा। क्यों? क्योंकि रूल है कि अगर किसी एक वैल्यू से होगा तो सबसे होगा, और नीचे 24 मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर इससे भी होगा। तो 8 4 सा मेरे पास क्या आ जाएगा, 32। 15 4 सा क्या आ जाएगा, 60। 24 सा 96। 24 5 सा 120। ठीक है। अब मैं यहाँ पे A/D का रिलेशन बता सकता हूँ जो वो मेरे से पूछ रहा है। वो क्या आ जाएगा, A/D 32:120। क्या आ जाएगा, 32:120। अब इन दोनों को सॉल्व कर लें जी। 8 के टेबल पे जा रहे हैं। 4:15 इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है। 2 क्वेश्चन इसलिए करवा दिए हैं आपको ताकि इसमें अब जो भी कोई डिफ़िकल्टी है वो आपकी कवर हो जाए। अब इस टाइप के क्वेश्चन मेरा नहीं ख्याल कि आपको प्रॉब्लमेटिक होंगे। क्लियर है ना? मैंने बड़ा सिंपल करके वैसे बताया आपको कि दोबारा रिपीट भी ना करना पड़े। चलें जी, जहाँ पे बेसिक कंसेप्ट की बात हो रही है तो एक और चीज़ रेशियो के अंदर अक्सर वो टॉपिक के अंदर क्वेश्चन कर देता है। क्या क्वेश्चन करता है जी? वो कहता है फाइंड करना है आपने, क्या करना है, नंबर 1 4th प्रोपोर्शनल। नंबर 2 3rd प्रोपोर्शनल। नंबर 3 मीन प्रोपोर्शनल। वो कहता है ये 3 चीज़ें वो अक्सर आपसे क्वेश्चन में कर देता है पेपर के अंदर कि ये चीज़ें बताएं। अच्छा, इनको बताने के लिए आपको पहले तो प्रोपोर्शन मैंने आप तक बता दी हुई थी। क्या बता दी हुई थी? प्रोपोर्शन में क्या होता है, 2 रेशियोज के दरमियान में इक्वालिटी होती है। जैसे मैं कह देता हूँ A/B प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन लिख लूँ या इक्वालिटी लिख लूँ एक ही बात है, C/D। A/B C/D। वो कह रहा है कि अगर मेरे पास प्रोपोर्शन इस तरीके से है कि ये चारों की चारों वैल्यूज़ क्या हैं, डिफरेंट है, चारों की चारों वैल्यूज़ क्या हैं, डिफरेंट है, तो देन D क्या कहलाएगा मेरे पास, 4th प्रोपोर्शनल। ठीक है। ये डेफिनेशन आपने याद रखनी कि 4th प्रोपोर्शनल के लिए हमारे पास इन रेशियोज़ के दरमियान में चारों की चारों वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। दूसरी वो कहता है कि जब 3rd प्रोपोर्शनल की बात हो रही होगी तो आपके पास डेफिनेशन क्या होगी कि A/B इक्वल है B/C। मैंने जान के यहाँ पे प्रोपोर्शन यहाँ इक्वल लिखी है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि बात एक ही है, डिफरेंट नहीं है। ठीक है। तो जब 3rd प्रोपोर्शनल की बात होगी तो डेफिनेशन क्या होगी कि ये जो सेंटर वाली वैल्यू है ना, ये मस्ट रिपीट करवानी है आपने। ये डेफिनेशन है इसकी। ठीक है। सेंटर वाली वैल्यू ये B जो है ये रिपीट होगा, देन C क्या कहलाएगा, 3rd प्रोपोर्शनल। ठीक है। इसी तरह जब मीन प्रोपोर्शनल की बात होगी तो सेम डेफिनेशन जो आपके पास A/B इक्वल टू B/C, सेम डेफिनेशन ऊपर वाली होगी, बट इन दैट केस जो B होगा वो क्या कहलाएगा आपका, मीन प्रोपोर्शनल। ये 3rd था जी, ये 4th था और ये मीन है। ठीक है। ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है कि जी 4 है, 9 है, 12 है, इसका 4th प्रोपोर्शनल जो है वो बताना है आपने। ये 3 वैल्यूज़ हैं 4, 9, 12। क्या कह रहा है, इसका 4th प्रोपोर्शनल आपने बताना है।
ठीक है, तो जो चीज़ हमने बतानी होती है उसको हम क्या सपोज कर लेते हैं जी, एक्स सपोज कर लेते हैं। मैं लेट कर लेता हूँ मेरा जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो क्या है, एक्स है। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है मेरा, एक्स है। तो इनको तरतीब से लिख लेते हैं। अब मुझे पता है वी नो डैट इन डेफिनेशन, वी नो डैट के जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है उसके लिए डेफिनेशन क्या होती है जी, ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी। तो 4:9 इक्वल है 12:x। तो वही मैं करूँगा जी, प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो 4x 9 इंटू 12, x क्या आ जाएगा 9 इंटू 12। कोशिश करेंगे कैंसिलेशन पहले कर लें, बाद में मल्टीप्लिकेशन करें। मल्टीप्लिकेशन पहले करने से क्वेश्चन लेंथी हो जाता है। तो 4 1 4, 4 3 12, तो 9 3 27। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू निकली है मेरे पास क्या निकली है, 27। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल का। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो किसका है जी, थर्ड प्रोपोर्शनल का। थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए वो क्वेश्चन करता है कि 16 और 36 मेरे पास दो वैल्यूज हैं। तो थर्ड प्रोपोर्शनल आपने फाइंड करना है। थर्ड प्रोपोर्शनल आपने फाइंड करना है। तो वी नो डैट, डेफिनेशन पहले हमेशा की तरह लिख लेंगे। क्या है जी, ए रेशो बी, बी रेशो सी। तो वैल्यूज रिपीट होंगी, तो बी के लिए क्या यूज हो रहा है जी, 36। तो 36 दो दफा आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, 16 रेशो 36। और 36 रेशो सी जो है वो मेरे पास एक्स हो जाएगा, क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शनल हमने फाइंड करना है। फिर उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो x जो मेरे पास आएगा वो क्या आ जाएगा जी, 36 इंटू 36, और ये 16 इसके साथ जो है इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 4 ज़ा 16, 4 9 ज़ा 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा, तो 81 जो है मेरे पास इसका 81 मेरे पास इसका आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर थर्ड में वो जो बात करता है जी मीन प्रोपोर्शनल की। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है बात, मीन प्रोपोर्शनल की। तो डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है, तो मैं इसके लिए जो वैल्यूज लिख लेता हूँ वो लिख लेता हूँ थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए कि 0.08 और 0.18। ठीक है, वो कह रहा है इसमें क्या फाइंड करना है, मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो वी नो दैट मीन प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन क्या है, ए रेशो बी, बी रेशो सी। तो बी मीन फाइंड करना, तो बी मेरे पास क्या हो जाएगा, ये फाइंड करना तो ये एक्स हो जाएगा, ऐसे ही है। अच्छा मैं इसकी स्पेस इसलिए नीचे छोड़ूं ताकि मेरा क्वेश्चन जो है अच्छे से आ जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो क्या कहता है 0.08 मेरे पास पहली वैल्यू आ गई, मीन हमने फाइंड करना है। अच्छा 0.08 ये आ गया, मीन हमने फाइंड करना है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, x, ये भी x और 0.18। ठीक है, फिर उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.08 और 0.18।
इसको मैंने ये स्क्वायर ख़त्म करना होगा तो क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइडों पे। तो मेरे पास x क्या आ जाएगा 8, इसका पॉइंट ख़त्म करूँगा नीचे 100 आ जाएगा। बताया हुआ है आपको पॉइंट की जगह नीचे क्या आएगा 1, और जितने आगे डिजिट्स हैं उतने 0। तो 18/100 स्क्वायर रूट यहाँ से तो ख़त्म हो गया, x आ गया। अब ये एक्सप्रेशन मैंने सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए मेरे पास क्या होगा, वैल्यूज़ को स्क्वायर में लेके जाना होगा। अभी हमने देखा ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, x आ गया। तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट से बाहर निकलने के लिए वैल्यूज़ के स्क्वायर बनाने होंगे, ठीक है। तो 100 तो स्क्वायर बन गया। अब 8 और 18 में क्या प्रॉब्लम है, 8 की मैं फ्रैक्शन बनाता हूँ, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसके कितने फैक्टर बनते हैं जी, 8 के बनते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये मेरे पास इस तरीके से बनेंगे कि 8 4 कितने बने 2 इंटू 2 इंटू, तो मुझे तो स्क्वायर चाहिए। ये दो वैल्यूज़ बन गई स्क्वायर में, और एक 2 इसका जो है वैसे ही बच गया। इसी तरह 18 को मैं सोल्व कर लेता हूँ। तो उधर 3 स्क्वायर बन रहा है और एक 2 इधर से भी बच गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यही वाला 2 जो है, ये और 2 ये 2 मिलके ये भी स्क्वायर बना लेंगे। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास चूंकि जगह कम है तो मैं इसको यहीं पे स्क्वायर बना लेता हूँ। ले जी, ये भी स्क्वायर बन गया, सारी वैल्यूज स्क्वायर बन गई हैं। अब जब जिस के ऊपर स्क्वायर बनता जा रहा है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होती जाएगी। ये भी कैंसिल, ये भी, इसके ऊपर से भी ख़त्म, इन सब के ऊपर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और मेरे पास जो आंसर आया वो क्या आया, इनको मल्टीप्लाई कर लूँ एट अ टाइम। 2 2 4 4 3 12, 12/100 क्या आया, 12/100। अब इसको जब मैं डिवाइड करूँगा, ये कितने जीरोज हैं 2, तो पॉइंट यहाँ पे था, कितनी टाइम पीछे जाएगा 2 टाइम, तो मेरे पास आंसर आएगा 0.12। ठीक है जी। चलें जी, आज जो मैंने आपसे क्वेश्चन शेयर किए हैं ना, होपफुली ये आपका बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एफपीएससी में भी आ जाते हैं, पीपीएससी में भी आ जाते होते हैं। और हम जो सिलेबस कर रहे हैं जनरल एबिलिटी का, उसके अंदर तो जो हम क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं उनके दरमियान इसी तरह की कुछ इक्वेशंस बन रही होती हैं। तो बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो इक्वेशन जो बनती जाएंगी तो हम उनको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपको? चलो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा और वीडियो भी जो देख रहे हैं उनको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप जो है ना, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें तो इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा, और आप जैसे जो दूसरे भाई हैं जो कि मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह उनको भी फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो को भरपूर आप पब्लिश भी करें। तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे।